हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण एक पहल। आज हम लाए हैं कक्षा 12 भौतिकी अध्याय 1 के 3 अंक और प्रश्न 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें सबसे पहले हमारे पास पहला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब समान आवेश और विपरीत प्रकृति वाले दो आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देते हैं तो इस व्यवस्था को, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सपोज करिए हमारे पास दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू चार्ज है, दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, और इनके बीच की दूरी 2l है। तो इस व्यवस्था को आप क्या बोलोगे? वैद्युत द्विध्रुव। अब इस रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? मान लीजिए इसका केंद्र क्या है? O। केंद्र O से r दूरी पर एक अन्य बिंदु है P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? देखिए, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक तो हमारे पास प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा, और दूसरा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे, मान लीजिए इस प्लस क्यू आवेश के कारण ये बिंदु A पर है और ये हमारे पास बिंदु B पर है। तो मान लीजिए ये हमारे दो आवेशित गोले हैं जिनके नाम A और B हैं, जिन पर क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। तो ए भी हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2l है, इनका केंद्र O है। इसके केंद्र O से r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, तो इन दोनों चार्जों से हम यहाँ पर दूरी निकाल लेंगे। तो हमारे पास आएगा A से बिंदु P की दूरी। तो मान ले रहे हैं A से बिंदु P की दूरी को अगर हम RA से डिनोट करें तो ये कैसे निकलेगा? देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी मुझे निकालना है। टोटल दूरी कितनी है? R। ये दूरी कितनी है? ये दूरी हमारे पास टोटल 2l है, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी? l। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? A से P की दूरी आएगा बराबर OP माइनस OA। डियर स्टूडेंट, फिर से देख लीजिए, ये टोटल दूरी हमारे पास क्या है? OP है, और यहाँ से मुझे A से दूरी निकालनी है। तो ये पूरी दूरी कितनी है? ये दूरी हमारे पास है OP, और ये दूरी है OA। तो OP में से OA घटा देंगे तो हमारे पास AP का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास OP का वैल्यू कितना है? R माइनस OA का वैल्यू कितना है? OA का वैल्यू L है। इसी प्रकार B से बिंदु P की दूरी, अगर B से बिंदु P की दूरी को हम RB से दिखाएं तो RB बराबर क्या हो जाएगा? ये टोटल दूरी निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी? OP प्लस यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा? OB। अगर इसको हम नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा OP का वैल्यू R है, और देखिए OB का वैल्यू कितना है? L। तो इस प्रकार से RB का वैल्यू कितना आएगा? R प्लस L। अब अगर दूरियां ज्ञात हो गई तो हम क्या करेंगे? इन दोनों आवेशों के कारण बारी बारी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम 3 चरणों में बांटना चाहेंगे। चरण नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? RA तथा RB। सेकंड में हम निकालेंगे EA तथा EB। थर्ड हम निकालेंगे EA तथा EB का परिणामी। ठीक है, इन 3 चरणों में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला चरण हमारा कंप्लीट हो गया, हमने RA और RB का वैल्यू निकाल लिया। अब इसके बाद EA और EB का वैल्यू निकालेंगे, जहां पर EA और EB क्रमशः धन आवेश और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पे आएगा प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता। तो ये कैसे निकल जाएगा? मान लीजिए इस धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA/RA का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, तो ये EA बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर QA पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, अपान RA का वैल्यू कितना है? R-L²। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे आप दिशा दिखाना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर प्लस या माइनस साइन का यूज नहीं करना है। आप यहाँ पे सिंपल सी भाषा में लिख देंगे, इस धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, अर्थात AP की दिशा में होगा, AP की दिशा में। ठीक है, ये हो गया हमारा EA। इसी प्रकार से ऋण आवेश के कारण आप निकालेंगे तो -Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। EB बराबर क्या निकल जाएगा? मैं डायरेक्ट अगर निकालूंगा यहाँ पर तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ QA का वैल्यू क्या था? प्लस Q, और यहाँ पे QB का वैल्यू क्या होगा? -Q। परंतु हम यहाँ दिशा दिखा रहे हैं, इसलिए माइनस साइन का यूज न कर केवल हम क्या लिखेंगे? Q अपान यहाँ से यहाँ की दूरी, जैसे यहाँ पे RA का स्क्वायर था, यहाँ पर RB का स्क्वायर रहेगा, और RB का वैल्यू है कितना मेरे पास? R+L का होल स्क्वायर। ये किस दिशा में होगा? ध्यान दीजिए, ये ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश से काला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होती है? अंदर की ओर होती है। तो ये हमारा हो जाएगा P से B की दिशा में, इसको लिखेंगे PB की दिशा में। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए, हमारा चरण फर्स्ट और चरण सेकंड दोनों हमारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ेंगे स्टेप थर्ड पर। क्या करेंगे? EA और EB का परिणामी निकालेंगे। तो परिणामी कैसे निकालते हैं भाई? यहाँ एक लाइन लिखेंगे हम, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जिसके लिए हम लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो उनका परिणामी R से दिखाया जाता है, और R बराबर होता है √A² + B² + 2AB cos थीटा। तो इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर सदिश हैं, वेक्टर EA और वेक्टर EB। इनका परिणामी कैसे निकालेंगे? इनका परिणामी अगर हम वेक्टर E से दिखाएं या E से दिखाएं तो E बराबर क्या आ जाएगा? EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB इंटू कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है? देखिए, EA की दिशा में है, ये हमारे A से P की दिशा में है, और EB हमारे किस दिशा में है? यह P से B की दिशा में है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में हैं, तो इनका एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। चलिए, अब यहाँ पे हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? EA का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R-L का होल स्क्वायर, प्लस EB का वैल्यू रखेंगे। EB का वैल्यू कितना आएगा? एक मिनट, यहाँ थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस, देखिए cos 180 अंश का वैल्यू -1 होता है, तो जब 2EA EB में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2EA EB। यहाँ पर आ जाएगा -2EA EB। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं A² + B² - 2AB का एक फार्मूला होता है, जो कि A - B के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस प्रकार हमारे पास ये EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर - 2EAB फार्मूला अप्लाई करने पर हो जाएगा EA - EB का
होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ए माइनस ई बी। चलिए यहाँ वैल्यू रख देते हैं। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस ई बी का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू दोनों में कॉमन है। तो इसको अगर हम कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इतना बाहर ले लेंगे तो यहाँ देखिए ये पूरा पद चला गया, ऊपर बचेगा 1 अपान नीचे क्या बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर चला गया तो बचेगा 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या कहेंगे, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, एलसीएम क्या आएगा, दोनों का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा इन ब्रैकेट आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू इन अनदर ब्रैकेट आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका गुणा इसमें होगा, यह आएगा हमारे पास आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस इसका इसमें गुणा होगा, यह आएगा आर माइनस एल होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या होगा। फिर अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा, हम ई किसके बराबर चल रहा है, ई के बराबर चल रहा है। तो इस प्रकार ई बराबर हमारे पास क्या मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 4RL। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है तो हम लिखेंगे आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल होल पावर 2, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल होल पावर कितना हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों की पावर 2 है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे, वेक्टर ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4RL को मैं लिख सकता हूँ 2L इंटू 2R। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ हम कहेंगे चूँकि आर बड़ा है एल से, इसलिए आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, तो ये वाली दूरी जो रहेगी एल स्क्वायर, इसको हम आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेंगे, अर्थात एल स्क्वायर को हम शून्य मान के यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो मेरे पास क्या आएगा, ई बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखिए क्यू इंटू 2L किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है। तो Q इंटू 2L को हम P से रिप्लेस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे वैल्यू को आप क्या कर दिए, P लिख दिए इंटू 2R अपान में क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल के स्थान पे आपने 0 रख दिया तो ये 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ई बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सही क्रम में लिखेंगे 2PR। नीचे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर पावर 4, एक आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास अच्छी स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह कितना प्राप्त हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R3। ठीक है, 3 नंबर के प्रश्न में ये पूछा जा सकता है, इसके अलावा ये 5 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, तो नोट करना है। देखिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक अनंत लंबाई का तार है जिस पर
धन आवेश को एक समान रूप से वितरित किया गया है। ठीक है, इसके कारण मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक क्या प्राप्त करना है। तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक कोई बिंदु होगा, यहाँ पे ये बिंदु हमारा P है, यहाँ से इसकी दूरी हम मान लेंगे R। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक गॉसियन काल्पनिक पृष्ठ रखेंगे जिससे इन सभी आवेशों की दूरियाँ हमेशा एक समान होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इसके लिए इसके चारों ओर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर दी जो कि आकृति में बेलनाकार होगा। ठीक है, यानी इसके चारों ओर हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना कर दी। तो अब ये त्रिज्या कितनी है R, यहाँ से दूरी कितनी है R, यहाँ दूरी कितनी है R, यहाँ दूरी R, यहाँ दूरी R। इस प्रकार से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र बिंदु P यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, यहाँ से ये दूरियाँ एक समान होनी चाहिए जो कि है भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर दी। और इसमें हमने बेलनाकार ही क्यों लिया, क्योंकि ये दूरियां बिंदु P से हमेशा समान होनी चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना की है। ठीक है, अब वापस आते हैं तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर कितने पृष्ठ हो जाएंगे। अगर इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 पृष्ठ हैं। नंबर 1 वृत्ताकार पृष्ठ, फिर ये दूसरा बेलनाकार वक्रीय पृष्ठ, और ये नंबर 3 फिर से वृत्ताकार पृष्ठ। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होगी, बाहर की ओर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है। ठीक है, परंतु यहाँ पर देखिए ये पहला पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ में हमारी जो दिशा होगी, हम जानते हैं क्षेत्रफल अवयव की दिशा हमेशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, तो इस बिंदु पर यानी पहले वाले पृष्ठ पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहाँ से ऐसे लंबवत दिशा में हम एक लाइन ड्रा कर देंगे जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेगा, जो कि वैद्युत क्षेत्र के क्षेत्रफल अवयव की दिशा को व्यक्त करेगा। अब चलिए इसी प्रकार से ये वाला पृष्ठ की दिशा क्या हो गई, बाहर की ओर। इस तीसरे पृष्ठ की दिशा भी क्या हो जाएगी, बाहर की ओर, क्योंकि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो ये बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, और इस पृष्ठ पर देखिए ये तीसरा वाला जो हमारे पास दूसरा पृष्ठ बचा है, इस दूसरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ड्रा किया जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, अर्थात DS2 जो रहेगा दूसरा पृष्ठ वो बाहर की ओर होगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो पहले पृष्ठ के लिए E और DS1 के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। दूसरे पृष्ठ के लिए देखेंगे E और DS2 के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का, क्योंकि दोनों समान दिशा में हैं। और तीसरे पृष्ठ के लिए देखेंगे तो E और DS3 के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पर E की दिशा ऊपर की ओर है और DS की दिशा x अक्ष के अनुदिश है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे पर लंब हैं। ठीक है, तो आइए अब हम कहते हैं, हम जानते हैं गॉस का प्रमेय क्या कहता है। गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह कितना होता है, Q/ε0 होता है। तो यहाँ लिखेंगे माना बिंदु P पर माना एक समान रूप से आवेशित चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तो हम जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर Q/L होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से Q का वैल्यू निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे छोटे अवयव के लिए बात करेंगे तो ये हमारा dQ हो जाएगा और ये हमारा dL हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू निकालेंगे यहाँ से dQ का तो dQ बराबर आ जाएगा लैम्डा dL। फिर से लिखेंगे इसको। तो हम जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L। यहाँ से आप चाहें तो Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। Q बराबर क्या आएगा, लैम्डा × L। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुल 3 पृष्ठ हैं,
तो गॉस की प्रमेय के अनुसार जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वह Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, अतः गॉसियन पृष्ठ के कारण कुल वैद्युत फ्लक्स हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ सरल देख लेते हैं। पहला हमने क्या किया? गॉसियन पृष्ठ की रचना किया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा बराबर Q अपान L, यहाँ से Q बराबर निकाल लेंगे लैम्डा इंटू L। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे? हम कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अतः गॉसियन पृष्ठ के कारण कुल वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं भाई? फाई बराबर होता है फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, और कुल वैद्युत फ्लक्स को हम लिख सकते हैं गॉस के प्रमेय से Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर फाई 1 क्या होगा? यहाँ देखिए फार्मूला हमारे पास दिया गया है, तो ये बंद पृष्ठ होता है, इसीलिए यहाँ पे रहेगा बंद समाकलन E, और पहला एरिया को हमने क्या माना है? ds, तो ये हो जाएगा E ds1 इंटू कॉस थीटा 1। फिर दूसरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो बंद समाकलन E ds2 इंटू कॉस थीटा 2। फिर तीसरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो E ds3 इंटू कॉस थीटा 3। चूँकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, अतः E यहाँ से बाहर आ जाएगा। E को हम कॉमन ले लिए, मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे ही बाहर होगा ये बंद समाकलन हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा ds1 इंटू कॉस। देखिए थीटा 1 का वैल्यू क्या है? E और ds1 के बीच 90 डिग्री का वैल्यू है, तो यहाँ पे थीटा 1 का वैल्यू 90 डिग्री प्लस। इसी प्रकार से दूसरे के लिए यहाँ निकालेंगे समाकलन ds2 इंटू कॉस। दूसरे पृष्ठ के लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि E और ds2 दोनों समान दिशा में हैं, प्लस तीसरे पृष्ठ के लिए आप निकालेंगे, ये हो जाएगा समाकलन ds3 इंटू कॉस 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ds3 और E के बीच 90 अंश का कोण है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए काश 90 अंश का वैल्यू 0, यहाँ भी काश 90 अंश का वैल्यू 0, तो ये दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे? 0। हमारे पास बचेगा E इंटू 0 प्लस, यहाँ देखिए काश 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास दूसरा पृष्ठ। तो अगर यहाँ पे फिगर में आप देखेंगे तो ये दूसरा पृष्ठ हमारा वक्री है, और हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर यल, जहाँ पर यल क्या है? इसकी लंबाई। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आर यल इंटू काश 0 डिग्री का वैल्यू 1 प्लस ये पूरा वैल्यू कितना हो गया? 0। ये किसके बराबर है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट के। चलिए ये यहाँ पे हमारे पास बचेगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू बराबर बचेगा E इंटू क्या बचेगा हमारे पास? 2 पाई आर यल। अगर यहाँ से हम E का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इस पूरे टर्म को बराबर की उस पार भेज देंगे। अगर आप इसकी बट्टी 1 मान लेंगे तो ये नीचे वाला टर्म उधर जाकर ऊपर हो जाएगा, और ऊपर वाला टर्म जाकर नीचे हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? 1 अपान 2 पाई आर यल इंटू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा E का वैल्यू है। अगर सही से इसको लिखेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू, देखिए Q अपान L, और हम जानते हैं Q अपान L किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर समीकरण 1 से स्पष्ट हो जाएगा कि Q अपान L लैम्डा के बराबर होता है, जो कि आवेशी चालकतार का रेखीय आवेश घनत्व है। तो इस पूरे के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? लैम्डा। तो E बराबर बच जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे को लैम्डा लिख दिया, अपान R।
ठीक है, तो ये हमारा पहला और दूसरा डेरिवेशन हो गया। तीसरा क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण के लिए व्यंजक। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक समान रूप से एक समान आवेशित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इसके अंदर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव AB को रखे हैं जिसकी कुल लंबाई कितनी है 2L। ठीक है, अब मुझे इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कितना बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, यही ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे, समझिए। मान लीजिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई L है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कितनी डिग्री पर रखा गया है, थीटा डिग्री पर। इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा डिग्री पर रखा गया है तो क्या हो जाएगा, हम मानेंगे यहाँ पर ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा थीटा। अब अगर मैं बल आघूर्ण की गणना करूंगा तो ध्यान दीजिए, नेट बल यहाँ पर कितना होगा, देखेंगे इस वैद्युत द्विध्रुव पर, ध्यान दीजिए इस वैद्युत द्विध्रुव पर हमारे पास दो बल काम कर रहे हैं, तो एक बल हमारे पास प्लस क्यू है, दूसरा बल माइनस क्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अर्थात इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वैद्युत द्विध्रुव पर कुल परिणामी बल F बराबर आएगा F1 प्लस F2। तो F1 देखिए क्या है माइनस QE और F2 क्या है प्लस QE। इस प्रकार से नेट बल कितना हो जाएगा 0। परंतु चूंकि यहाँ पर एक बल युग्म काम कर रहा है, तो इस बल युग्म के कारण यहाँ पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा जो कि टाउ इक्वल टू किए गए कार्य के बराबर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कहेंगे, इसको जितना भी ये घुमाएगा उतना ही हमारा बल आघूर्ण होगा। तो बल आघूर्ण निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है, टाउ बराबर होता है बल गुणे बल से लंबवत दूरी। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसके लिए, सबसे पहले यहाँ देखिए दो बल एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक बल युग्म उत्पन्न हो जाएगा। उस बल युग्म के कारण इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगेगा, जिसका मान हम F इंटू बल से लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी हमें निकालना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट N है, तो लंबवत दूरी कितना हो जाएगा BN। तो इस प्रकार से हम इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण की गणना करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म के कारण
एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसका मान क्या होगा, निम्न होगा। तो देखिए बल आघूर्ण हम कैसे निकालेंगे, बल आघूर्ण बराबर होता है, इसको दिखाते किससे हैं, टाउ से, बराबर होता है बल, जो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, F गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी। ठीक है, तो लंबवत दूरी यहाँ निकालना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले देखिए ये हमारे पास एक त्रिभुजाकार आकृति हो गई, यहाँ पर B है, यहाँ पर N है, यहाँ पर A है। ये टोटल दूरी कितनी है, 2L। ये एंगल कितना था, थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो अगर मुझे यहाँ पर लंब निकालना है और कर्ण दिया है, तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर साइन थीटा लगाएंगे। और हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, BN, और कर्ण कितना है, 2L। यहाँ से अगर BN का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 2L का साइन थीटा में गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें BN बराबर प्राप्त होगा 2L साइन थीटा। अब देखिए बल आघूर्ण टाउ का वैल्यू कैसे निकालेंगे, टाउ बराबर बल, तो बल कितना है मेरे पास, F, और F का वैल्यू कितना होता है, QE। ठीक है, परिमाण की बात कर रहे हैं, गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी कितना आएगा, 2L साइन थीटा। अगर यहाँ पर 2L और Q को एक में करें तो ये हमारे पास हो जाएगा Q इंटू 2L, क्या बचेगा, E साइन थीटा। परंतु हम जानते हैं Q इंटू 2L P के बराबर होता है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टाउ बराबर हो जाएगा, इस पूरे वैल्यू को हम P लिखेंगे, E साइन थीटा। चूँकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसलिए अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर P बराबर मिलेगा, वेक्टर T टाउ बराबर मिलेगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणन उन सदिशों के परिमाणों और उनके बीच बने कोण के ज्या के सदिश गुणनफल के, उनके बीच बने कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात जैसे ही हम यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएंगे साइन थीटा हट जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो आपके 5 अंक वाले प्रश्न है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।